मैं एक बार इंट्रोड्यूस कर देती हूँ. जस्ट अ सेकेंड. A very warm good evening to all our beneficiaries. I apologize for the slight delay. We ran into some technical glitch. We have sorted it now, so we shall begin with the webinar. I welcome you all. Today we have with us Dr. Anil Kumar Sir, who is the Director of National Organ and Tissue Transplant Organization in Delhi. And we will be discussing a topic of immense significance, that is organ donation, जिसे हम हिंदी में अंगदान भी कहते हैं. इसके माध्यम से हम एक जरूरतमंद व्यक्ति को जीवन का उपहार दे सकते हैं, एंड इट इज अ सेल्फलेस एक्ट विच सेव्स लाइव्स एंड एम्बॉडीज द बेस्ट ऑफ ह्यूमन कंपैशन. मेडिकल साइंस ने पिछले कुछ दशकों में बहुत ज़्यादा तरक्की की है. नए ड्रग्स आए हैं, नई टेक्नोलॉजी आई है, जिसके वजह से जो ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट है या जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाला पेशेंट है, उसकी लाइफ ड्यूरेशन बढ़ गई है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो चुकी है. ये सब होने के बावजूद भी जितनी ऑर्गन्स की डिमांड है उतना हम मीट नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज वॉलेंट्री ऑर्गन डोनेशन काफ़ी कम है. तो इसके बारे में हमें और जानकारी देने के लिए और टू इंक्रीज अवेयरनेस अमंगस्ट अस ऑन हाउ ऑर्गन डोनेशन इज हेल्पफुल एंड व्हाई एवरीबडी शुड volunteer to do it, we have with us Sir today. I request all the beneficiaries to kindly type whatever query they have in the comment box. We will take it at the end of the session. So without further ado, Sir, over to you. नमस्कार, थैंक यू. आज हम बात करेंगे ऑर्गन डोनेशन सेव्स लाइव्स, दैट इज अंगदान जीवन दान. और ये अभी जो बताया गया कि अंगदान का कितना महत्व है, हम इसी प्रेजेंटेशन के द्वारा जानेंगे. और साथ साथ में बीच में कुछ वीडियोस भी हम चलाएंगे, जिससे कि आपको इसके बारे में अच्छे से क्लियरली हम लोग जो बताना चाह रहे हैं वो बता पाएं. तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे. ऑर्गन फेलियर और उसका जो मैनेजमेंट है. ऑर्गन फेलियर इज ए सीरियस इलनेस, मतलब कोई ये मामूली बीमारियां नहीं होती हैं जिनसे कि ऑर्गन फेल हो जाते हैं. किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, हार्ट फेलियर आपने सब सुना होगा. और कुछ ही मेडिकल मैनेजमेंट इनका पॉसिबल होता है. जब अंग पूरी तरह विफल हो जाते हैं तो बेस्ट ऑप्शन इनके लिए ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन ही रहता है, जिससे कि हम इकोनॉमिकली और बेटर प्रोडक्टिव क्वालिटी ऑफ लाइफ हम दे पाए. ऑर्गन ट्रांसप्लांट किसको बोलते हैं? ऑर्गन ट्रांसप्लांट वो एक ऑपरेशन है जिसमें कि जो फेल्ड ऑर्गन है, जो डैमेज्ड ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी में, उसको हम निकाल देते हैं और उसको रिप्लेस कर देते हैं फंक्शनिंग ऑर्गन के साथ में. ऑर्गन डोनेशन किसको बोलते हैं? इट इज ए गिफ्ट ऑफ एन ऑर्गन, जो कि एक पर्सन जिसका ऑर्गन फेलियर हो चुका है और उसको ट्रांसप्लांट की जरूरत है, अगर उसको हम ये गिफ्ट दे देते हैं तो ऑर्गन डोनेशन जो गिफ्ट देता है वो उस प्रक्रिया को हम ऑर्गन डोनेशन बोलते हैं. तो डोनेटेड ऑर्गन जो है वो एक डिसीज डोनर से आ सकता है. डिसीज डोनर मतलब जो मरणोपरांत ऑर्गन डोनेट करते हैं, या एक लिविंग डोनर से भी आ सकता है. तो कौन कौन से कारण हैं कि जो हमारे देश में जो कि ऑर्गन फेलियर का कारण बनते हैं? किडनी के केस में किडनी फेलियर जो आपने देखा होगा, बहुत से लोग डायलिसिस पे होते हैं बहुत सालों तक, और डायलिसिस वगैरह चलते हैं, फिर डायलिसिस भी कामयाब नहीं होती. तो इसके मेन जो कारण है किडनी फेलियर के, वो डायबिटीज है और हाई ब्लड प्रेशर है. डायबिटीज हमारे कंट्री को डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं. हमारे यहाँ जो मरीजों की संख्या है डायबिटीज की, सबसे वर्ल्ड में बढ़ती जा रही है, वर्ल्ड में दूसरी कंट्रीज के मुकाबले. ब्लड प्रेशर भी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है. तो अगर ये अनकंट्रोल रहते हैं तो उसकी वजह से किडनी फेल हो जाती है. दूसरे भी कारण है, अगर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस करके एक प्रॉब्लम होती है किडनी में. लिवर में फेलियर के कारण कुछ वायरल इन्फेक्शंस हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी. अल्कोहल के ज्यादा इस्तेमाल करने से भी लिवर फेल हो जाते हैं, बहुत कॉमन कारण है हमारे देश में. सिरोसिस जो और अन्य कारणों से भी जो लिवर की सिरोसिस, लिवर हार्ड हो जाता है. लिवर के कैंसर्स भी हैं कुछ जिनकी वजह से लिवर फेल हो जाते हैं. हार्ट फेलियर के मेन कारण है हमारे हार्ट की जो मसल्स होती हैं उनके अंदर एक बीमारी आ जाती है जिसको कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं.
और हार्ट के खून का दौरा वगैरह कम हो जाता है तो उसमें भी हार्ट फेलियर हो जाते हैं। और दूसरे भी अंग जो फेल हो जाते हैं, पेनक्रियाज है, इंटेस्टाइन है। हमारे देश में अंग दान की हम बात क्यों करना चाहते हैं? हम इसलिए करना चाहते हैं कि हमारे देश में रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। हर साल लगभग 2 लाख मरीज नए ऐसे जुड़ जाते हैं जिनको किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है, और हम लोग सिर्फ 11,705 ही अंगदान कर पाते हैं। लिवर फेलियर के भी हर साल लगभग 40,000 नए मरीज जुड़ जाते हैं, और हम पिछले साल अगर आंकड़ा देखें तो 3,920 हम लोग कर पाए हैं। हार्ट के 50,000 के लगभग हर साल नए जुड़ जाते हैं, और पिछले साल हमने 243 हार्ट ट्रांसप्लांट किए पूरे देश में मिला के। लंग ट्रांसप्लांट 144 हुए हैं, पेनक्रियाज 26 हुए हैं, स्मॉल बावल जो इंटेस्टाइन होती है वो 3 हुए हैं। तो टोटल मिला के पिछले साल हमारे 16,041 ट्रांसप्लांट हुए हैं। और आप रिक्वायरमेंट देखें तो कितनी ज्यादा है हमारे देश में। तो टोटल अगर ट्रांसप्लांट का नंबर देखें तो हम वर्ल्ड में जो ट्रांसप्लांट कर पा रहे हैं पूरे दुनिया में हम तीसरे नंबर पर हैं। अगर ये 2022 का आंकड़ा है जो कि ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी की साइट से है, इसमें यूएसए नंबर 1 पे है, चाइना नंबर 2 पे है, नंबर 3 पे इंडिया है जो टोटल नंबर ट्रांसप्लांट के कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें तो दूसरे देशों में जो ग्रीन बार है जो कि डेथ के बाद डोनेट करते हैं। इंडिया में जो डेथ के बाद डोनेशन का रेशियो अगर आप देखें तो ग्रीन बार हमारा बहुत ही छोटा है। मतलब ये हमारा ग्रीन बार बहुत ही छोटा है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। तो उसकी वजह से आप डोनेशन बहुत कम है, हमारे यहाँ लिविंग डोनर ज्यादा ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। तो 16,000 में से 13,338 लिविंग हुए हैं, और 2,694 ही डेथ के बाद ट्रांसप्लांट हो, जो डोनेट करते हैं डेथ के बाद उनसे ट्रांसप्लांट हो पाए हैं। ये टोटल ट्रांसप्लांट्स का आंकड़ा है जो कि 2013 से हम देखें तो आंकड़ा बढ़ रहा है, और कोरोना के दौरान ये आंकड़ा घटा था। हम लोग 4-5 हजार से भी कम पे कर पा रहे थे 2013 में, और ये बढ़ बढ़ के 16,000 तो हो गया है। लेकिन फिर भी क्या आंकड़ा ये सफिशिएंट है? सफिशिएंट तो नहीं है। ऐसे टोटल नंबर जो डोनर्स जो पूरे कंट्री में दान करते हैं, पूरे कंट्री में मिला करके सिर्फ 941 लोगों ने ही पिछले साल दान किया। तो बहुत नंबर बहुत कम है, रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। कितने, ये एक पैरामीटर होता है कि 10 लाख लोगों में कितने लोग दान करते हैं। अगर 10 लाख की पॉपुलेशन है उसमें से हमारे यहाँ कितने दान करते हैं। अगर आप कुछ कंट्रीज को देखें जैसे स्पेन है, स्पेन के अंदर 47 लोग 10 लाख में से दान करते हैं, मृत्यु के बाद जो दान करते हैं। यूएसए में 44.5 करते हैं, और इंडिया का नंबर आप देखें तो हमारा आंकड़ा 1 से भी कम है। 10 लाख की पॉपुलेशन में 1 से भी कम लोग मृत्यु के बाद दान करते हैं। हमारा ये आंकड़ा लगभग 0.7 डोनेशन रेट है, जो कि आप देखें कि हम लोग बहुत पीछे है। पुराने जो 94 कंट्री जो डाटा रिपोर्ट कर रहे हैं उसमें से हमारा स्थान 68वें नंबर पर है। तो ऑर्गन डोनेशन की कितनी जरूरत है। और ये है जो डेथ के बाद डोनेशन हुए हैं उनसे ट्रांसप्लांट हुए, आंकड़ा बढ़ रहा है 2013 के बाद। लेकिन अभी भी हम सिर्फ 2,694 ही ट्रांसप्लांट पिछले साल डेथ के बाद जो ऑर्गन्स डोनेट हुए उनसे कर पाए। क्या ये जो डोनेशन की जो प्रक्रिया है पूरे देश में, हम कहाँ कहाँ पे ज्यादा डोनेशंस हो रहे हैं? जो डेथ के बाद डोनेशन की बात कर रहे हैं, हम लिविंग डोनेशन की बात नहीं कर रहे। कुछ अगर राज्य देखें वहां बिल्कुल भी अभी तक डेथ के बाद डोनेशन बिल्कुल भी शुरू नहीं हुआ, जिसमें जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, उत्तराखंड है, झारखंड है, पूरा नॉर्थ ईस्ट, उसमें कहीं भी अभी तक मतलब सिर्फ मणिपुर को छोड़ करके जहां एक अंगदान हुआ है, और उसको छोड़ करके पूरे इन प्रदेशों में कोई भी अंगदान अभी तक नहीं हुआ है। ज्यादातर जो अंगदान है, जो डार्क ग्रीन एरियाज आप देख रहे हैं, वो साउथ में और वेस्टर्न रीजन में ज्यादातर हमारे अंगदान हो रहे हैं जो डेथ के बाद डोनेशंस कर रहे हैं। कुछ स्टेट्स हैं जो बीच में क्रीम कलर में आप देख पा रहे हैं, वो स्टेट्स में शुरू तो हुआ है लेकिन अभी तक बहुत ज्यादा बढ़ाव नहीं हुआ है उसमें। तो ये अंगदान का हमारा आंकड़ा, हालांकि कुछ स्टेट हमारे यहाँ अच्छा भी कर रहे हैं, जैसे कि तेलंगाना ने, अगर पूरे देश का आंकड़ा हमारा 1 से भी कम है, 0.7% पर मिलियन पॉपुलेशन करते हैं, तो तेलंगाना में ये आंकड़ा 5.14 तक है। तो 5.14% इन तेलंगाना डोनेटेड पर मिलियन पॉपुलेशन लास्ट ईयर।
ये अगर हमारे अभी 809 ऐसे सेंटर्स जो हमारे नोटो जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ जुड़े हुए हैं, ये नेटवर्क है। और ये आप देख सकते हैं कि ज्यादातर जो हॉस्पिटल्स जुड़े हुए हैं नेटवर्क के साथ में वो भी साउथ में और वेस्ट में ही ज्यादा हैं। इसमें कुछ ऐसे अस्पताल हैं जहाँ ट्रांसप्लांट भी होता है और वहाँ ऑर्गन निकाले भी जा सकते हैं, और कुछ अस्पताल 104 ऐसे भी हैं जहां खाली ऑर्गन्स निकाले जा सकते हैं और ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता, और कुछ टिश्यूज को बैंकिंग के लिए। तो ये नटशेल में हमारा ये है कि 80 से 85% हमारे यहाँ जो लिविंग डोनेशन ट्रांसप्लांट हैं वो हो रहे हैं, जो कि जिंदा आदमी डोनेट करते हैं। 15 से 20% डेथ के बाद डोनेट करते हैं। 70 से 80% जो है वो प्राइवेट अस्पतालों में है, और 20 से 30% ही सिर्फ गवर्नमेंट अस्पतालों में है। तो अगर अब हम इसको आगे लॉ की बात करेंगे थोड़ा सा, लेकिन उससे पहले हम एक वीडियो देखना चाहेंगे जिससे कि हम जान सके कि कितनी हमारे ये इसकी जरूरत है अंगदान करने की हमारे देश में, और क्या ये क्यों जरूरत है, थोड़ा सा इस आंकड़े से। और नोटो जीवन और मृत्यु प्रकृति का नियम है, और ये भी सच है कि हम में से हर एक व्यक्ति हमेशा जीवित रहना चाहता है। पर क्या ये मुमकिन है? सही से देखें तो ये भी मुमकिन है। किसी और के शरीर में खुद को जीवित रखा जा सकता है। कौन नहीं चाहेगा मृत्यु के बाद भी वो किसी के काम आ सके, मृत्यु के बाद भी उसका दिल किसी और के सीने में ही सही लेकिन धड़के, या उसकी आंखों से कोई और इस खूबसूरत दुनिया को देख सके। किसी को जीवन दान देने का एहसास ही कुछ अलग है। इसी एहसास को जीने का मौका देती है नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नोटो, जो कि नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम NOTP के तहत डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। नोटो का गठन ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यू एक्ट थोटा के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया है, जिसके द्वारा ऑर्गन डोनेशन और ट्रांसप्लांटेशन को नियमित और नियंत्रित किया जाता है। नोटो राष्ट्रीय स्तर पर ऑर्गन्स और टिश्यूज के प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ उनके डोनेशन और ट्रांसप्लांटेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए काम करता है। कम से कम समय में कोई भी व्यक्ति मृत्यु उपरांत अंगदान करने का संकल्प कर सकता है। राष्ट्रीय सूची में बेनिफिशियरी का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, जो कि निःशुल्क होता है। राष्ट्रीय स्तर पर नोटो द्वारा कुछ मुख्य कार्य किए जा रहे हैं, जैसे कि गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल निर्धारित करना, क्षेत्रीय और राज्य स्तरीय संगठनों के साथ नेटवर्क और डेटा का संकलन, ऑर्गन डोनेशन और ट्रांसप्लांटेशन के लिए अवेयरनेस फैलाना, प्रोक्योरमेंट से ट्रांसप्लांट तक का कोऑर्डिनेशन, डोनेशन और ट्रांसप्लांटेशन के पहलुओं पर परामर्श प्रदान करना तथा ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करना। अपने जीवन काल में कोई भी व्यक्ति अपने अंगों को दान करने की प्लेज कर सकता है, लेकिन मृत्यु उपरांत परिजनों की सहमति ऑर्गन डोनेशन के लिए अनिवार्य है। जीवित अंगदाता द्वारा एक किडनी और लिवर के कुछ हिस्से दान किए जा सकते हैं। कॉर्निया, हार्ट वाल्व, बोन और स्किन जैसे टिश्यूज को नेचुरल डेथ के पश्चात भी दान किया जा सकता है, लेकिन हार्ट, लिवर, किडनी, लंग्स और पैंक्रियास जैसे अन्य महत्वपूर्ण अंगों को केवल ब्रेन स्टेम डेथ के मामले में ही दान किया जा सकता है। ऑर्गन डोनेशन एवं ट्रांसप्लांटेशन कार्य को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन प्रोग्राम के तहत कई गतिविधियों में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जैसे कि रोटो सोटो की स्थापना एवं कार्यान्वयन, ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर्स एंड टिश्यू बैंक्स की स्थापना, संस्थानों का अपग्रेडेशन, गरीब मरीजों को पोस्ट ट्रांसप्लांट दवाइयां, ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स की व्यवस्था, ब्रेन स्टेम ऑर्गन डोनर्स का रखरखाव, इंटरस्टेट ऑर्गन ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था, मृत दाताओं का सम्मानजनक अंतिम संस्कार। अंगदान को लेकर जुड़ी गलत धारणाओं को मन से निकालें। ये जीवन चक्र है। किसी के लिए किया गया एक अच्छा काम हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। अगर आज हम किसी की जान बचाएंगे तो हो सकता है कल हमारे किसी अपने को जीवन दान मिल जाए। हम एक दूसरे के लिए आगे बढ़ेंगे तभी तो देश आगे बढ़ेगा। चलिए आज प्रतिज्ञा करते हैं,
अपने जीवन को साकार बनाएंगे, हम भी एक जान बचाएंगे। हाँ, अब दोबारा हम अब एक्ट की बात करेंगे, जो कि कानून जो हम लोग इस फिल्म के बाद आपको काफी ज्यादा इसमें समझ आया होगा कि कितना जरूरी है अंगदान करना और हम किस तरह से लोगों की जान बचा सकते हैं। वो जरूरत मैंने आपको पहले समझा दी थी। अब हम ये बताना चाहेंगे कि जो ऑर्गन डोनेशन या ट्रांसप्लांटेशन है वो भारत के अंदर पूरा मतलब सरकार के द्वारा नियंत्रित एक प्रक्रिया है, जिसमें हम जो ऑर्गन निकालने की प्रक्रिया रिमूवल है, जो स्टोरेज है या ट्रांसप्लांटेशन है, उन सब को हम नियंत्रित करते हैं। इस एक्ट का नाम है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट, जो कि अमेंड किया गया 2011 में, जिसमें टिश्यूज जोड़ दिए गए हैं। तो अब इसका नाम है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट 1994। एंड इसका मेन मकसद है कि इन सब चीजों को नियंत्रित करना, और अंग दान या टिश्यूज दान जो है केवल आप इलाज के लिए उनको निकाल सकते हैं, किसी और पर्पस के लिए नहीं। और इसके अलावा इस एक्ट का दूसरा मुख्य उद्देश्य किसी भी तरह की कॉमर्शियल डीलिंग्स ह्यूमन ऑर्गन्स और टिश्यूज में नहीं हो सकती है। तो ये दो चीजों के लिए इसको रेगुलेट करते हैं। जो जिंदा आदमी डोनेट करना चाहता है उसकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, और लेकिन जो डेथ के बाद डोनेट करना चाहते हैं वो किसी भी उम्र का व्यक्ति, बच्चा भी, छोटे से छोटा बच्चा भी और बड़े से बड़ा उम्र का व्यक्ति भी दान कर सकता है। लेकिन दान करने के लिए कंसेंट बहुत जरूरी है। डोनेशन जो डेथ के बाद होता है उसके बाद भी परिवारजनों का मंजूरी, कंसेंट बिल्कुल मैंडेटरी है। ब्रेन स्टेम डेथ एक लीगली सर्टिफाइड डेथ है इस एक्ट के अंडर में। सो हमारे को ये समझना होगा कि ब्रेन स्टेम डेथ जब हो जाती है वो इरिवर्सिबल सिचुएशन होती है, और उसका सर्टिफिकेट एक बोर्ड देता है। अस्पताल में 4 डॉक्टरों का बोर्ड देता है, जो कि 2 बार जांच करता है, और उसके बाद ब्रेन स्टेम डेथ डिक्लेयर किया जाता है। और 6 घंटे का अंतराल कम से कम दोनों बार जांच में होता है। एक एक्ट के अंदर में एक अप्रोप्रिएट अथॉरिटी भी है, जो कि हर चीज को रेगुलेट करती है, लाइसेंस भी वही देती है अस्पतालों में। ब्रेन डेथ क्या बोलते हैं? ब्रेन स्टेम डेथ, जिसको मैंने ब्रेन स्टेम डेथ बोला, जो एक्ट में डिफाइंड है कि ऐसी सिचुएशन जिसमें कि जो ब्रेन स्टेम होता है उसके सारे फंक्शंस खत्म हो जाएं परमानेंटली और रिवर्सिबली। तो इसको जो दूसरी नॉर्मल डेथ जिसको हम लोग जानते हैं उसको बोलते हैं कॉमन डेथ या कार्डियक डेथ या सर्कुलेटरी डेथ। तो ब्रेन डेथ का पता होना बहुत जरूरी है। पेमेंट एक इसमें लॉ में ये प्रावधान है कि पेमेंट कोई भी मनी के फॉर्म में या मनीज के काइंड फॉर्म में, कैश में या काइंड में अलाउड नहीं है, एक्सेप्ट कि कोई लॉस ऑफ अर्निंग होती है डोनर की, तो वो पेमेंट दी जा सकती है डोनर को। लाइसेंसिंग अथॉरिटी मैंने बोला अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है, जो कि एक ऑफिसर होता है जिसको ऑथराइज किया गया है, वो लाइसेंस देता है। लाइसेंस हर चीज के लिए चाहिए, चाहे आप अंग निकालना चाहते हो चाहे अंग लगाना चाहते हो, लाइसेंस के बिना कोई भी अस्पताल ये काम नहीं कर सकता। उसके बाद में इस अथॉरिटी को सारी पावर्स होती है, किसी भी तरह का ये समन कर सकती है, सस्पेंड कर सकते हो। इलीगल एक्टिविटीज टोटली अलाउड नहीं है। इसके अलावा एक ऑथराइजेशन कमेटी होती है। अगर कोई आपके परिवार के अलावा नियर रिलेटिव जो एक एक्ट में डिफाइंड है, उसके अलावा कोई और दान करता है, परिवार के जो क्लोज रिलेशन है, तो उसको अप्रूवल ऑथराइजेशन कमेटी से कराना होता है। अगर कोई भी फॉरेनर इन्वॉल्व है, जिसमें कि चाहे वो अंग दाता हो चाहे लेने वाला हो, तो अगर फॉरेनर कोई भी है तो भी ऑथराइजेशन कमेटी अप्रूव करेगी। और कहीं भी अदला बदली वाला जो ट्रांसप्लांट अलाउड होता है वो भी ऑथराइजेशन कमेटी करती है। ये ब्रेन स्टेम का एक स्ट्रक्चर ये इस चित्र के माध्यम से दिखा रहे हैं कि ये ब्रेन के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड और जो ब्रेन का अपर पार्ट होता है सेरिब्रम, उसको कनेक्ट करते हुए ये ब्रेन स्टेम होता है। ये ब्रेन स्टेम, तो ब्रेन स्टेम के अंदर हमारे बॉडी के वाइटल सेंटर सिचुएटेड होते हैं। अगर कोई भी आदमी का ब्रेन स्टेम डेड हो जाता है, ये हिस्सा डैमेज हो जाता है, वो सांस नहीं ले सकता अपने आप,
और इसको इसी सिचुएशन को डॉक्टर जब जांच करके पाते हैं तो वो इरिवर्सिबल सिचुएशन होती है। लेकिन इस तरह के फिर मरीज को अगर हम वेंटिलेटरी सिस्टम पे चलाते हैं तो उनका हार्ट चालू रखते हैं तो इनके ऑर्गन्स को फंक्शनल रखा जाता है, जिससे कि अगर इस दौरान मरीज के जो रिश्तेदार हैं अगर वो अंग दान करना चाहें, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि उस समय आप अंग दान के लिए अगर आगे आते हैं परिवार के लोग तो उसके अंग दान किए जा सकते हैं, वो कि बहुत लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं। तो मतलब हम लोग ये एक इसको सिचुएशन को समझना बहुत जरूरी है कि जब कोई भी पेशेंट अगर आईसीयू के अंदर होता है और अगर ब्रेन डेड उसका हो जाता है तो उसको अगर वो समझ लेते हैं कि ये ब्रेन डेड सिचुएशन है नहीं और डॉक्टर उसको सर्टिफाई कर देते हैं तो उसके बाद आप अंगदान करा सकते हैं। हमारे जो डॉक्टर हैं उनकी भी ये ड्यूटी है कि वो पूछें कि क्या ये जो ब्रेन डेड सिचुएशन होती है क्या ये अंगदान करना चाहते हैं, उसके परिवारजन उनको बताना पड़ता है। और मैंने बताया कि जैसे कंसेंट जो है वो लेना बहुत जरूरी है, वो कोई भी उनका रिलेटिव जो नियर रिलेटिव है वो कंसेंट दिया जाता है। इस प्रक्रिया को सरल करने के लिए हम लोग ये भी कहते हैं कि ये इस तरह के बोर्ड आपने देखे होंगे आईसीयू के बाहर लगे होते हैं कि वो कि हम लोगों से आह्वान करते हैं कि जो ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर या ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर है कि वे मतलब आपसे अनुरोध करेंगे कि आप अंगदान अगर करना चाहते हैं तो उस समय रोगियों के रिश्तेदारों से ये अनुरोध होता है कि जो ब्रेन डेड व्यक्ति जो आईसीयू में आइडेंटिफाई होता है कि वो इसमें उसकी इस इच्छा अगर उन्हें जारी की थी, अगर नहीं भी इच्छा जाहिर की थी तो भी वो परिवार जने ये एक अपॉर्चुनिटी को करते हुए अंगदान उसके करा सकते हैं और वो बहुत से लोगों की जीवन बचाएंगे। इसको आगे बढ़ने से पहले हम लोग आपको एक ब्रेन डेथ का भी वीडियो दिखाना चाहेंगे ताकि आप समझ सकें कि ब्रेन स्टेम डेथ जो मैं बात कर रहा हूं वो क्या चीज होती है। तो ये एक वीडियो हम लोग ब्रेन डेथ का अब देखेंगे। कि ब्रेन स्टेम डेथ क्या है या नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप वैश्य हूँ और मैं पिछले 20 सालों से बतौर न्यूरोसर्जन प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अगले 5 मिनटों में मैं आपको यह बताऊंगा कि ब्रेन डेथ क्या है। ब्रेन डेथ या न्यूरोलॉजिकल डेथ ऐसा शब्द है जिसे लोग ठीक से समझ नहीं पाते। वो समझते हैं कि ब्रेन डेथ का मतलब है कोमा में चले जाना। यह एनिमेशन आपको विस्तार से बताएगा कि ब्रेन डेथ क्या है और यह किस प्रकार कोमा से काफी अलग है। आइए हम पहले दिमाग की संरचना को समझते हैं। दिमाग के 2 हिस्से होते हैं, कॉर्टेक्स और ब्रेनस्टेम। कॉर्टेक्स दिमाग का बड़ा हिस्सा होता है और ब्रेनस्टेम छोटा, जो वास्तव में रीढ़ की नस का ऊपरी भाग होता है। कॉर्टेक्स हमारी अहम गतिविधियों को चलाता है, जैसे पढ़ना, लिखना और बोलना। यदि कॉर्टेक्स डैमेज हो जाए तो इंसान कोमा में पहुंच सकता है। वो होश खो बैठता है, लेकिन कोमा में होने के बावजूद भी वो इंसान दर्द महसूस कर सकता है या किसी हरकत पर प्रतिक्रिया दे सकता है। कभी कभी कोमा में पहुंचे व्यक्ति की चेतना दोबारा लौट भी आती है, किंतु ब्रेन डेथ कोमा से अलग है। इस शब्द का मतलब है कि दिमाग मर चुका है, कॉर्टेक्स और ब्रेनस्टेम दोनों। ब्रेनस्टेम मानव शरीर का केंद्रीय नर्वस सिस्टम और चेतना का केंद्र होता है। यदि ब्रेनस्टेम मर जाएगा तो सांस बंद हो जाएगी। जब दिल को ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाएगी तो वो भी मर जाएगा और धड़कना बंद कर देगा, और बाकी अंग भी ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर जाएंगे। ब्रेन डेथ कैसे होती है? यदि किसी व्यक्ति को सिर पर बहुत जोर की चोट लगे या बड़ा स्ट्रोक आए तो दिमाग में सूजन शुरू हो सकती है। क्योंकि कपाल या स्कल बेहद सख्त हड्डी का बना होता है, इसलिए वो दिमाग को फैलने नहीं देता। डॉक्टर दवा देकर या ऑपरेशन कर सूजन को कम करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें कामयाबी न मिली तो दिमाग पर दबाव बहुत बढ़ सकता है, जो कि दिल की धड़कन से भी ज्यादा दबाव होगा। ऐसा होने पर दिल ऑक्सीजन से भरपूर खून को दिमाग में पहुंचाने में नाकाम रहता है। जब दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ब्रेन सेल्स मर जाएंगे। वास्तव में ब्रेन सेल्स एकदम से नहीं मरते। इससे एक प्रक्रिया शुरू होती है जिसे लाइसिस कहते हैं, जिसमें ब्रेन सेल्स गलने लगते हैं। गलने की इस प्रक्रिया के बाद ब्रेन डेथ की स्थिति को फिर से पलटाया नहीं जा सकता। एक बार ब्रेनस्टेम मर जाए तो व्यक्ति सांस लेना बंद कर देता है और दिल के बाकी अंग ऑक्सीजन के अभाव में मर जाते हैं। हमें कैसे पता लगेगा कि ब्रेनस्टेम की मौत हो चुकी है?
आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में यह तय करने के कई तरीके हैं कि ब्रेनस्टेम मर चुका है या नहीं। एक तरीका है उन न्यूरोलॉजिकल गतिविधियों की जांच करना जिन्हें ब्रेनस्टेम नियंत्रित करता है। यदि व्यक्ति होश में नहीं है, सांस नहीं ले सकता, निगल और खांस नहीं सकता, पुतलियां रोशनी पर प्रतिक्रिया नहीं करती, तब ये सभी इस बात के संकेत है कि ब्रेनस्टेम की मौत हो चुकी है। भारत में ट्रांसप्लांट ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट ऑफ 1994 में कुछ टेस्ट बताए गए हैं जिन्हें 4 डॉक्टरों की टीम द्वारा किया जाता है। इसके बाद ही किसी व्यक्ति को ब्रेन डेड घोषित किया जाता है। ये परीक्षण 6 घंटों के अंतराल पर 2 बार किए जाते हैं। लेकिन यह कैसे संभव है कि एक ब्रेन डेड मरीज का दिल धड़कता रहे? दिल को ऑक्सीजन कहां से मिलती है? ब्रेन डेथ से पहले मरीज को सांस लेने में मदद देने के लिए वेंटिलेटर पर रखा जाता है और उसके बाद ब्रेनस्टेम मर जाता है। भले ही ब्रेनस्टेम मर चुका हो और फेफड़े काम न कर रहे हो, फिर भी दिल धड़कता रहता है क्योंकि उसे वेंटिलेटर से कृत्रिम ढंग से ऑक्सीजन मिलती रहती है। यदि ब्रेनस्टेम की मौत हो गई हो और बाकी का दिमाग भी मर चुका हो, तो क्या चीज दिल को धड़कने का आदेश देती है? दिल दिमाग से अलग है। यह एक ऑटोमेटिक पंप होता है। जब तक दिल को वेंटिलेटर से ऑक्सीजन मिलती रहेगी, वो कुछ समय तक धड़कना जारी रखेगा। ब्रेन डेथ के बाद यदि मृतक को वेंटिलेटर पर रखा जाए तो कितनी देर तक शव का दिल धड़कना जारी रहेगा? दिल कुछ घंटों तक धड़क सकता है, कभी कभी कई हफ्तों तक भी। औसतन दिल 2 या 3 दिनों तक धड़कता है और फिर मर जाता है। ब्रेनस्टेम की मौत का मतलब है कि मृत्यु हो चुकी है और इसे पलटाया नहीं जा सकता और बाकी सभी अंगों का फेल होना रोका नहीं जा सकता। ब्रेन डेथ के बाद आज तक कोई भी व्यक्ति फिर नहीं उठा है। यदि ब्रेन डेथ का मतलब है कि मरीज मर चुका है, तो मृतक के शरीर में गर्माहट क्यों होती है और वो सोता हुआ सा क्यों लगता है? इंसान मर चुका होता है, लेकिन उसके अंगों जैसे कि दिल को कुछ दिनों के लिए जीवित रखा जाता है, जिससे वो सोता हुआ सा लगता है। किसी अंग को शरीर से बाहर रखकर भी ऑक्सीजन देकर जिंदा रखा जा सकता है, लेकिन एक बार दिमाग की मौत हो गई तो इसका मतलब है कि इंसान मर चुका है। ब्रेन डेड व्यक्ति दिमाग की मौत से पीड़ित नहीं है, वह मृत है। जब ब्रेन डेथ की पुष्टि हो जाती है तो मृतक के परिजन इस सवाल से परेशान होते हैं कि अब क्या करें। तो क्या उसके परिजनों को तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है जब तक दिल धड़कना बंद ना कर दे, या फिर वो यह इच्छा जाहिर कर सकते हैं कि बाकी लोगों की जिंदगी बचाने के लिए वो अंग दान करना चाहते हैं? यह एक मुश्किल फैसला है और हर परिवार को वह करने का हक है जो वह करना चाहता है। तो आपने जाना कि एक ब्रेन स्टेम डेथ क्या है, और ब्रेन स्टेम डेथ जो एक इरिवर्सिबल सिचुएशन है, nobody can reverse that situation, and but it is very important that during the situation of brainstem death we can consider donation of organs, and that decision is to be taken by the family of the deceased person. एक और चीज मैं इसमें बताना चाहूंगा कि जो there are penalties, there are severe penalties for illegal activities related to the organ transplantation. If anyone gives any payment or receives any payment for supply of human organ, then penalties range from 5 to 10 years of imprisonment and fine which is ranging from rupees 20 lakh to 1 crore rupees. So there are severe penalties. So if anyone tries to find a person who is willing to supply organ for payment, that is also punishable, and the punishments are severe. Even doctor who is serving in a hospital which is not authorized to do transplantation can be fined up to rupees 20 lakh and imprisonment up to 10 years in imprisonment. Whosoever publishes any advertisement to inviting or offering money for organ donation, that is also illegal, and that is also punishable with imprisonment between 5 to 10 years and fine between rupees 20 lakh to 1 crore rupees. So anyone who prepares any false documents, so all this also we need to be aware of, that if anyone tries to exploit any poor person by offering money, that is not allowed at all in India. So then, coming to what are the various types of donors, now you can understand there is a living donor and there is a deceased donor. Living donor has to be more than 18 years
एंड लिविंग डोनर कैन डोनेट ईदर वन ऑफ हिज किडनी, या तो वो एक किडनी दान कर सकता है या वो अपने लिवर का कुछ हिस्सा दान कर सकता है, और ए पोर्शन ऑफ लिविंग। लिविंग में कुड बी ए नियर रिलेशन। नियर रिलेशन में कौन आते हैं? चिल्ड्रन आते हैं, चिल्ड्रन आर नियर रिलेशन, सन और डॉटर। पेरेंट्स आते हैं, स्पाउस आते हैं, वाइफ या हस्बैंड, और ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आते हैं। और इसके अलावा अभी ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रन आर आल्सो इंक्लूडेड इन नियर रिलेशन। इनके अलावा जो भी रिलेशन है, चाहे वो कजन हो, चाहे वो मैटरनल अंकल हो, या एनी अदर रिलेशन, that is considered as other than near related, but they are allowed to donate. Anyone can donate to any other person provided that the donation is for the reason of affection and attachment between them. अगर दो लोगों के बीच में एसोसिएशन की वजह से, अफेक्शन अटैचमेंट की वजह से, लव एंड अफेक्शन की वजह से डोनेशन हो रहा है, सो दैट इज परमिटेड इन द लॉ इन आवर कंट्री, बट विद द अप्रूवल ऑफ द ऑथराइजेशन कमेटी, जैसे मैंने पहले बताया। बट लिविंग डोनर्स ओनली दो ही ऑर्गन दे सकते हैं। लिविंग डोनेशन कैन नॉट डोनेट ऑन एनी अदर ऑर्गन, सो या तो किडनी या पार्ट ऑफ लिवर। देन स्वैप डोनर आई विल टेल लेटर ऑन। Then what is disease donation? Death के बाद जो donate करते हैं, so it can be any age can donate. I told you earlier also, and after natural death अगर होता है, घर पे death होती है, कहीं वार्ड में डेथ होती है, नॉट इन द आईसीयू सेटिंग, नॉट इन द ब्रेन स्टेम डेथ सिचुएशन, जो हमने अभी देखा, वीडियो भी देखा। तो अगर नेचुरल डेथ होती है, देन ओनली टिश्यूज कैन बी डोनेटेड, टिश्यूज लाइक कॉर्निया, लाइक स्किन, लाइक हार्ट वेल्स। ब्रेन स्टेम डेथ के बाद में यू कैन डोनेट बोथ ऑर्गन एज वेल एज टिश्यूज, so that is the advantage of identifying the brainstem death donor, that organ donation you can do which are life saving organs. So what are the various organs which can be donated for transplantation? We have liver, we have 2 kidneys, heart, 2 lungs, pancreas and intestine. So total of 8 organs are there. 2 of them are paired, kidneys and lungs. So one donor can save up to 8 lives. These are all life saving organs. सो जीवनदायी अंग है, 8 जिंदगियां बचा सकता है एक आदमी दान करके अंगों का। और टिश्यूज भी दान कर सकते हैं। टिश्यूज इंक्लूड कॉर्निया, हार्ट वेल्स, स्किन, बोन, टेंडन, कार्टिलेज। सो ऑल दीज टिश्यूज व्हेन दे somebody who is not able to see, and अगर वो देखने लगता है, लाइक इंडिया हैज अराउंड, पूरे वर्ल्ड में जितने कॉर्निया ब्लाइंड पर्सन है उसका 1/3 आर देयर इन इंडिया। सो यू नो सो मच ऑफ रिक्वायरमेंट इज देयर। इवन आई डोनेशन घर से भी हो सकता है 6 घंटे के अंतराल के अंदर। तो हमें सबको आगे आना चाहिए, अंग दान और टिश्यू डोनेशन दोनों के लिए हमें आगे आना चाहिए। और अगर अस्पताल के अंदर डेथ हो रही है तो ऑर्गन डोनेशन इज पॉसिबल, लेकिन अगर घर में डेथ हो रही है तो कॉर्निया और स्किन जैसे टिश्यूज डोनेट कराए जा सकते हैं विद इन द 6 आवर्स। ये डोनेशन एक्सचेंज जो मैंने बोला, जो स्वैप डोनेशन बोलते हैं, कि एक फैमिली में उसका डोनर है उसकी फैमिली में अवेलेबल, लेकिन उससे मैचिंग नहीं कर रहा है, इनकम्पेटिबल है। लेकिन दूसरी फैमिली में है जिसमें उसमें भी मैचिंग नहीं कर रहा है, लेकिन इसका डोनर, पहली फैमिली का डोनर दूसरे के रेसिपिएंट से मैच कर रहा है और दूसरी फैमिली का डोनर इनके रेसिपिएंट से मैच कर रहा है, तो वो आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इसमें कोई लेन देन नहीं माना जाता, क्योंकि ये वो लेना और देना है। मतलब एक वो ऑर्गन दे रहे हैं तो वो ऑर्गन ले भी रहे हैं, हालांकि वो नियर रिलेशन नहीं है, वो दूसरी कैटेगरी में, लेकिन ये भी ऑथराइजेशन कमेटी के अप्रूवल से इस तरह का ट्रांसप्लांट भी किया जा सकता है, जिसको कि हम पेयर्ड डोनेशन भी। कुछ मिथ्स हैं हमारे देश में कि अगर मैं एज ए लिविंग डोनर अगर मैं ऑर्गन डोनेट करूंगा मैं हैंडीकैप हो जाऊंगा, मेरे को जो है दूसरे जन्म में ऑर्गन नहीं मिलेगा, मेरे को काम करने में दिक्कत होगी। लेकिन ऐसे मिथ्स मतलब बहुत बार फॉल्स प्रूव हुए हैं। अभी एक फादर ने 37 साल पहले अपने बेटे को किडनी दी थी जब उनकी उम्र 65 साल थी। अब वो बेटा आज की तारीख में भी मतलब उस किडनी से काम चल रहा है। 37 साल हो गए ट्रांसप्लांट हुए हुए और 102 साल की एज उस किडनी की हो गई, लेकिन अभी भी किडनी अच्छे से काम कर रही है। तो ये बहुत जरूरी है। अंगदान, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट, इट इज अ मिरेकल, इट चेंजेस द लाइफ ऑफ द पर्सन, क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पर्सन। कि मैं इसमें शादी नहीं कर पाऊंगा, ऑर्गन दान करूंगा, ऐसे ये सब मिथ्स हैं। इनको, ये सब भ्रांतियां हैं जिनको हमें दूर करना है और इनसे बचना है।
लेकिन क्या हमें जरूरत है डिसीज डोनेशन की? बिल्कुल जरूरत है। हमने बताया कि लिविंग आदमी तो सिर्फ 2 ही अंग दान कर सकता है। मैं हार्ट नहीं दे सकता एज ए लिविंग डोनर, मैं पेनक्रियाज नहीं दे सकता, तो ये कुछ ऑर्गन्स हम दे ही नहीं सकते एज ए लिविंग पर्सन। तो और हमारी जो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि लिविंग डोनर को भी अपना रिस्क रहता है हेल्थ का, लेकिन डेथ के बाद अगर हम दान करते हैं तो वो रिस्क भी खत्म हो जाता है। क्या हमारे देश में ऐसे डोनर्स अवेलेबल हैं? हर साल लगभग 1.5 लाख लोग रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में डेथ हो जाती है, जिनके ऑर्गन्स काफी हेल्दी होते हैं। यूजुअली वो कोई बीमारी से ग्रस्त नहीं होते हैं और वो यंग लोग होते हैं। उनके ऑर्गन्स दूसरों को लग जाएं तो बहुत अगर उन्हें टाइमली ट्रीटमेंट करके हम पहुंचा पाए हॉस्पिटल में, तो बहुत लोगों की जान उन अंगों से। और उसके अलावा बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल ब्लीड्स के केसेस होते हैं जिनसे कि अंग दान कराया जा सकता है, जो कि ब्रेन स्टेम डेथ की सिचुएशन। पर आपको ये भी समझना जरूरी कि ऑर्गन्स जब दान होते हैं तो उनको एकदम ट्रांसप्लांट करना एज अर्ली एज पॉसिबल जरूरी होता है, जिसमें कि सरकार को एक सिस्टम के तहत ये काम करती है। लाइक हार्ट जब दान करना पड़ता है तो 4 से 6 घंटे के अंदर हमें उसे लगा भी देना होता है। अगर वो नहीं तो वो हार्ट खराब हो जाएगा। यूजुअली 4 घंटे के लिए कार्डियोलॉजिस्ट, बहुत सारे ज्यादातर जो सर्जन हैं वो 4 घंटा बोलते हैं कि 4 घंटे के अंदर हमारा हार्ट नहीं, अगर उससे ज्यादा हो गया तो वो विलिंग नहीं होते हैं उसको लगाने के लिए कि वो खराब हो गया होगा उसमें। लंग्स में ये 8 घंटे है, इंटेस्टाइन में 10 घंटे तक लगाना होता है, लिवर में लगभग 12 से 16 घंटे तक 15 घंटे तक लगाते हैं। किडनीज का टाइम सबसे ज्यादा है, जो कि 24 घंटे से 48 घंटे तक भी डोनेशन के बाद लगाई जा सकती है। हम भारत सरकार की तरफ से, जैसे कि पहले भी बताया गया, एक अंग नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं कि हमें खाली ऑर्गन डोनेशन को ही नहीं बढ़ाना, हमें ऐसी बीमारियों से भी बचना है जिनसे हमारे अंग फेल हो जाते हैं। तो आपने देखा, मैंने बताया जैसे डायबिटीज की बीमारी है, हाइपरटेंशन की बीमारी है, इन सबको कंट्रोल करके चलेंगे तो हमारे अंग फेल नहीं होंगे। अपनी लाइफस्टाइल को इंप्रूव करेंगे, अल्कोहल को अवॉइड करेंगे, अब टाइम पे वैक्सीनेशन लेंगे जैसे हेपेटाइटिस बी को करने के लिए, तो हमारे अंग फेल नहीं होंगे। अननेसेसरी मेडिकेशन, बहुत सारी दवाइयां उल्टी सीधी लोग खाते रहते हैं, एनाल्जी, पर्टिकुलरली जो पेन किलर्स हैं वो आपकी किडनी को बिल्कुल खराब करती हैं, तो उनसे भी बचना है। तो आपको ऐसी भी बीमारियों से और ऐसी भी प्रक्रियाओं से बचना है जिससे कि अंग खराब होते हैं, जिससे कि, और अंग दान के लिए तो आगे आना ही आना है, वो तो एक अलग है ही, क्योंकि बहुत से लोग जिनके अंग फेल हो चुके हैं। अब ये जानना जरूरी है कि सिस्टम कैसे काम करता है। किसी भी मरीज जिसको कि अंग दाता के अंग चाहिए, जो मरीज है, जो जिसको डायलिसिस चल रही है, जिसको लिवर फेल हो चुका है, वो कैसे प्राप्त कर सकता है? जो मैंने बताया था कि 806 809 अस्पताल जो हमारे नेटवर्क में हैं, किसी भी अस्पताल में जाकर के आप दिखाएं, और अगर वो सबके पास यूजर आईडी दिए गए हैं नोटो की तरफ से, जब वो अस्पताल आपका रजिस्ट्रेशन कर देगा नोटो की वेबसाइट में, तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपको एक मरीज को जो अंग फेलियर का जो पेशेंट है, उसको एक यूनिक आईडी अलॉट हो जाता है नोटो की तरफ से, विच इज कॉल्ड नोटो आईडी नंबर। वो नोटो आईडी से उसकी वेटिंग लिस्ट में नाम आ जाता है। वो हॉस्पिटल जिसमें उसने दिखाया उसमें वेटिंग लिस्ट बन जाती है, स्टेट के पूरे राज्य के अंदर उसकी वेटिंग नंबर आ जाता है। पूरे हमारे 5 रीजन है पूरे कंट्री में, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, और उन रीजन के हिसाब से सदर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन एंड ईस्टर्न रीजन। सो दीज इनमें रीजनल वेटिंग लिस्ट में नाम आ जाता है। फिर पूरे कंट्री की वेटिंग लिस्ट में उसका नंबर कहाँ पड़ रहा है, और जब भी कोई डोनर आता है किसी भी अस्पताल में जहाँ पे डोनेशन हो रहा है, वो डोनर की इंफॉर्मेशन हमारा एक स्टेट लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसको बोलते हैं सोटो, स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अभी 20 राज्यों में स्थापित हो चुकी हैं, और नोटो और रोटो भी सोटो का काम करती हैं, तो 26 राज्यों में है। तो वो इंफॉर्मेशन सोटो को जाएगी और सोटो उसको एलोकेट करेगा वेटिंग लिस्ट के हिसाब से, और एक किडनी कम से कम जिस अस्पताल में डोनेशन हो रहा है वहां से शेयर होगी कॉमन में, और अगर जो भी फैसिलिटीज उसके पास हैं उनके ऑर्गन्स उस अस्पताल में यूज हो सकते हैं, और अगर नहीं है फैसिलिटीज उस अस्पताल में जहां डोनेशन हो रहा है, तो सारे ऑर्गन्स
सोटो जो है कंप्यूटराइज्ड रजिस्ट्री के थ्रू आपके डिस्ट्रीब्यूट करेगा हॉस्पिटल, मतलब पहले अस्पताल की वेटिंग लिस्ट देखी जाएगी, फिर पहले पूरे राज्य की वेटिंग लिस्ट देखी जाएगी, अगर राज्य में नहीं वो यूटिलाइज हो पा रहा तो रीजन की वेटिंग लिस्ट देखी जाएगी। 5 रीजन जो मैंने बताए, अगर पूरे रीजन में नहीं हो पा रहा तो फिर पूरे देश की वेटिंग लिस्ट देखी जाती है कि वो ऑर्गन हमें, जो भी डोनेटेड ऑर्गन है भारत सरकार की तरफ से, हम उसको नेशनल रिसोर्स की तरह ट्रीट करते हैं और उसको एक सही तरीके से जिसको जरूरत है उस तक पहुंचाना, उसके लिए सरकार पूरे प्रयास करती है कि वो टाइम के अंदर उसका ट्रांसप्लांट हो पाए। और अगर पूरे देश में भी कोई उस अंग को लेने वाला नहीं है टाइम फ्रेम के अंदर, जैसे मैंने बताया हार्ट में 4 घंटे का ही टाइम होता है, तो जो भी फिर अगर कोई फॉरेनर भी हमारे यहाँ देश में रजिस्टर्ड है अंग प्राप्त करने के लिए, तो जब पूरे देश में कोई भी भारतीय अवेलेबल नहीं होता तो हम फॉरेनर को भी वो अंग दिया जा सकता है, डोनेटेड ऑर्गन। हमारा एक 24/7 कॉल सेंटर है जिसका हेल्पलाइन नंबर सभी को पता होना चाहिए। किसी को ऑर्गन डोनेशन के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त करनी हो, ऑर्गन डोनेशन करवाना हो, आई डोनेशन करवाना हो, ये हेल्पलाइन नंबर है, टोल फ्री हेल्पलाइन है 1800114770। सो मैं रिपीट कर देता हूँ 1800114770। तो ये सभी को पता होना चाहिए। ये नोटो का 24/7 हम लोग पूरी कंट्री की वेटिंग लिस्ट वगैरह मेंटेन करते हैं। हम अपनी तरफ से, भारत सरकार की तरफ से एक ऑर्गन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी भी बना रहे हैं, क्योंकि आपको मैंने दिखाया कि बहुत सारे राज्यों में अभी ऑर्गन डोनेशन की सुविधाएं नहीं है, वहां पे ऑर्गन निकालने की सुविधाएं नहीं है, ट्रांसप्लांट की सुविधाएं नहीं है। लेकिन अगर वहां पे ऑर्गन डोनेशन होगा तो वो उन ऑर्गन्स को दूसरी जगह पहुंचाने के लिए हमने सारी जो मंत्रालय हैं जहां भी जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, जिसमें कि सिविल एविएशन है, रेलवेज है, तो उनके सबके साथ में मिल करके हमने पॉलिसी बनाई है। और अभी मेट्रो के अंदर भी रूल चेंज कर दिए गए हैं कि मेट्रो में पहले ऑर्गन्स ले जाना अलाउड नहीं था, मेट्रो में भी ऑर्गन्स ले जाना अलाउड है। तो ये पूरे कंट्री के लिए ऑर्गन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी भारत सरकार की तरफ से मतलब ड्राफ्ट कर ली गई, इसकी तैयारी कर ली गई है। ये मैं आपको अभी एक वीडियो दिखाएंगे कि कैसे ऑर्गन ट्रांसपोर्ट, क्योंकि हमारे कंट्री में जिस तरह से जो सुविधाएं हैं उनको, ये वीडियो आपका ऑर्गन ट्रांसपोर्ट की वैल्यू को दर्शाएगा। एक अस्पताल से ऑर्गन निकाले गए डोनर के और फिर पैक किए गए। अब ये इन ऑर्गन्स को हमें दूसरे जगह ले जाके जाना है, तो हम कैसे कैसे जाते हैं ऑर्गन्स लेकर के। अब ये एम्बुलेंस के द्वारा तो रोड पे जैसे आप वीआईपीज को जैसे ग्रीन कॉरिडोर बनाए जाते हैं, इसी तरह से ऑर्गन ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी ग्रीन कॉरिडोर्स बनाए जाते हैं। पुलिस में, ट्रैफिक पुलिस में और जो पुलिस होती है उनका बड़ा सहयोग हमें इसमें हर जगह मिलता है, बहुत सहयोग मिलता है। ऐसे ही हाईवेज के थ्रू भी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, दिस इज वाया हाईवेज are also organs are also transported. एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी क्लियरेंस बड़ा स्पीडीली करते हैं। हम मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का हमें इसमें पूरा सहयोग मिला है और अभी बिना किसी स्क्रीनिंग के ऑर्गन जो है एयरक्राफ्ट तक पहुंचा दिए जाते हैं और एयरक्राफ्ट जब निकल के आता है तो बिना स्क्रीनिंग के उसको बाहर ले आए। ये वीडियो है जबकि एक लोकल ट्रेन का इस्तेमाल किया गया बॉम्बे के अंदर, क्योंकि पूरा बॉम्बे में पानी भरा हुआ था, तो इसमें लीवर पहुंचाया गया लोकल ट्रेन के माध्यम से। तो ठाणे से दादर ये गया था।
मेट्रो स्टेशन के में है हैदराबाद में, जबकि हार्ट सर्जन और उनकी टीम पूरी की पूरी मेट्रो से उन्होंने ट्रेवल किया और हार्ट को मेट्रो हैदराबाद मेट्रो से द्वारा पहुंचाया गया। तो आप जान सकते हैं कि कितना महत्व है ऑर्गन ट्रांसपोर्टेशन, एक सुचारू टाइम के अंदर ऑर्गन को जहां पे जरूरत है वहां तक पहुंचा देना। अभी हमने पोस्टमार्टम के लिए भी कहा है कि सनसेट के बाद भी पोस्टमार्टम का अगर मेडिको लीगल केसेस में जरूरत है तो वो कर सकते हैं। जो रोड पे ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, हम चाहते हैं कि अगर वो ऐसे केस हैं उनको 1 घंटे के अंदर अंदर, जो गोल्डन आवर बोलते हैं, उनको ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल में पहुंचा देना चाहिए। और उनको अगर उनकी जान बचा सकते हैं तो बहुत पूरी कोशिश रहती है अस्पताल की जान बचे। अगर लेकिन जान नहीं बच सकती है तो उनके ऑर्गन्स जो हैं दूसरे की जान बचा सकते हैं। और इसके लिए अस्पताल में उनको एक ब्रेन डेथ की कुछ भारत सरकार की तरफ से अभी हमने कुछ रिफॉर्म्स किए हैं। इसमें ये है कि हम काम कर रहे हैं पूरे 1 नेशन 1 ऑर्गन डोनेशन पॉलिसी के ऊपर, जिसमें यह है कि पहले सिर्फ 65 साल तक के लोग ही ऑर्गन प्राप्ति के लिए रजिस्टर करा सकते थे, लेकिन अब वो आयु सीमा बढ़ा दी गई, आयु सीमा हटा दी गई है और कोई भी एज का व्यक्ति अब अंग प्राप्ति के लिए रजिस्टर कर सकता है नोटों के साथ में। पहले एक राज्य के एक डोमिसाइल की कंडीशन होती थी कि उसी राज्य के डोमिसाइल वालों को प्रीफर करते थे, वो भी कंडीशन हटा दी गई है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोई भी फीस नहीं ली जा सकती, ये भी कर दिया गया है। एक और जो एक भारत सरकार की तरफ से स्पेशल कैजुअल लीव का प्रावधान किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए। अगर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एज ए लिविंग डोनर, अगर वो जिंदा रहते हुए अपनी नौकरी में रहते हुए अगर अंग दान करता है, अंग मतलब एक्चुअली वो एक या किडनी या एक पार्ट ऑफ लिवर देता है, तो उसको स्पेशल 42 दिन की छुट्टी दी जाती है, जो कि किसी भी अकाउंट से नहीं कटेगी। वो एक उसको अलग से 42 दिन की स्पेशल कैजुअल लीव का प्रावधान कर दिया गया है। एक और प्रावधान हमने किया है सुचारू करने के लिए कि अगर जो भी कोई केसेस होते हैं ट्रांसप्लांट के लिए, वो ऑथराइजेशन कमेटी और अपील का प्रोसीजर होता है, पहले थोड़ा डिले हो जाता था, उनको 7 दिन के अंदर निपटाना करना भारत सरकार की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो भी लिविंग डोनर के भी केसेस जो ऑथराइजेशन कमेटी के पास आते हैं, क्योंकि जरूरत होती है जल्दी से जल्दी करने की। अभी हमने अंगदान महोत्सव और ऑर्गन डोनेशन मंथ मनाया और अभी आयुष्मान भव इनिशिएटिव भारत सरकार का चल रहा है। सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर जो प्रधानमंत्री जी के बर्थडे से लेकर के और जो 2 अक्टूबर जो गांधी जी का बर्थडे है, वो पूरा 15 दिन का सेवा पखवाड़ा का पीरियड है। और इसमें अंगदान एक आयुष्मान भव इनिशिएटिव जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय ने 13 सितंबर से लॉन्च किया हुआ है, और उसके अंतर्गत अंगदान को प्लेजिंग का भी हमने एक पूरी मुहिम चलाई हुई है, जो कि उसका एक हिस्सा है। तो इसमें मुहिम करने, इस अंगदान को जो करने के लिए, प्लेज करने के लिए जो वेबसाइट एक नई हमारी बन गई है, जो कि noto.abdm.gov.in, ये वेबसाइट शुरू कर दी गई है और इस पे प्लेजिंग पूरी तरह से शुरू है। किसी भी तरह की सहायता के लिए हमारा टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नोटो जो है सोशल मीडिया पर भी एक्टिव है, ट्विटर हैंडल है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है। ये सब हम हर साल एक इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे भी मनाते हैं, जो कि अभी 3 अगस्त 2023 को मनेक्षा सेंटर में मनाया गया। ये उसकी कुछ झांकियां हैं और बहुत सारी पूरे देश में भी अवेयरनेस एक्टिविटीज नोटो और हमारे जो रीजनल रोटोज इंस्टीट्यूट्स हैं
और जो स्टेट लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, सोटो जिनको बोलते हैं, वो सब पूरे देश में ये मनाई जा रही हैं। और ये अवेयरनेस एक्टिविटीज के कुछ झलकियां हैं। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने मन की बात में कई बार बोला है, और अपने जो 99वां उनका एपिसोड हुआ था फरवरी इसी साल में, तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा है कि एक अंगदाता जो है अपने अंगदान करके 8 से 9 व्यक्तियों का जीवन को प्रभावित कर सकता है, उनको बचा सकता है। ये सेवा पखवाड़ा जो अभी चल रहा है, इसमें आयुष्मान भव के अंडर में, जो कि मैंने पहले ही बताया, और उसमें कई तरह की थीम्स हैं। आयुष्मान आपके द्वार, आयुष्मान कार्ड जो बन रहे हैं, वो आयुष्मान सभा और आयुष्मान मेला, जो कि जन जन तक, गांव गांव तक ये पूरा पहुंचाया जा रहा है। और जो भी स्वास्थ्य की जो सुविधाओं में कहीं भी गैप्स हैं, उनको पूरा फिलअप किया जा रहा है, और हर लास्ट पर्सन तक भी जो भारत सरकार की स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको पहुंचाया जा रहा है। इसमें ऑर्गन डोनेशन, प्लेज ड्राइव, ब्लड डोनेशन और स्वच्छता अभियान भी किया जा रहा है। इसमें एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हमने अभी 16 सितंबर को आगरा में भी किया था, जिसपे हमें प्रधानमंत्री की तरफ से पूरा उसमें सहयोग, उनका एक संदेश भी मिला जिसमें उन्होंने कांग्रेचुलेट किया था। ये आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि अंगदान के लिए मैं समझता हूं कि आप सभी को आगे आना चाहिए। कम से कम हमें अपनी इच्छा जाहिर करनी चाहिए प्लेज करने के लिए कि हम मृत्यु उपरांत अपने अंग दान करेंगे। प्लेज करने का मतलब ये नहीं है कि आपके ऑर्गन्स निकाले ही जाएंगे, फिर भी परिवार का कंसेंट होना मैंडेटरी है। बिना परिवार की मंजूरी के प्लेज पूरी नहीं हो सकती, ये बहुत जरूरी है। जिसने प्लेज नहीं भी की हुई है उसके लिए भी परिवार एग्री कर सकता है ऑर्गन डोनेशन कराने के लिए, लेकिन प्लेज करने के बाद भी परिवार की मंजूरी जरूरी है। प्लेज से हम अपनी इच्छा कम से कम बता पाए कि हम जो है अंग दान करना चाहते हैं और एक नेक कार्य से जुड़ना चाहते हैं, और जो कि पूरे समाज की मानवता के कल्याण के लिए है। तो ये प्लेज करने का तरीका आप ये है कि इस वेबसाइट पे जाएं। ये वेबसाइट है www.notto.abdm.gov.in। इसका भी एक वीडियो भी दिखाएंगे आपको कैसे प्लेज कर सकते हैं। ये एक QR कोड भी यहाँ डिस्प्ले किया गया है, जिसको आप किसी भी मोबाइल से स्कैन करके इस वेबसाइट को डायरेक्टली भी एक्सेस कर सकते हैं। और ये जब आप एक इस फॉर्म को भर लेंगे, और इसमें आपको आधार नंबर चाहिएगा जरूर, और जो आधार से लिंक्ड मोबाइल है वो भी आपके हाथ में उस समय होना चाहिए, क्योंकि वेरिफिकेशन के लिए जो कोड है वो आपके इस मोबाइल पर आएगा। और अल्टीमेटली जब प्लेज की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे तो इस तरह का सर्टिफिकेट एक आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि एक पूरी रजिस्ट्री आपकी होती है। इसमें आपको अपने परिवार को भी इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी है कि आपने प्लेज की है, आपने इच्छा जाहिर की है कि आप कौन से अपने अंग दान कर रहे हैं। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा, इससे पहले कि मैं अंत में जो संदेश देना चाहता हूं, उससे पहले हम ये प्लेज का वीडियो एक देख लेते हैं, जो कि कैसे प्लेज करनी है, जो कि इस समय आयुष्मान भव इनिशिएटिव के तहत जो कि चल रहा है। 5 सिंपल स्टेप्स। वेबसाइट पे जाइए, क्लिक रजिस्टर फॉर प्लेज। आधार नंबर चाहिए आपको, फॉर्म में अपनी डिटेल्स भरिए, कौन से ऑर्गन्स और टिश्यूज आप दान करना चाहते हैं। ये वेबसाइट इस तरह से है, रजिस्टर फॉर प्लेज। आधार नंबर आप देंगे, उसके बाद में वेरिफिकेशन के बाद आपका ये फॉर्म खुलेगा, जिसमें आपको फादर्स नेम, मदर्स नेम, ब्लड ग्रुप, कितने ऑर्गन्स, आप सारे ऑर्गन देना चाहते हैं तो सारे टिक कर दीजिए, सारे टिश्यूज देना चाहते हैं। इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल्स बड़े जरूरी हैं कि अगर कभी भी कुछ हो जाता है आप किसको कांटेक्ट करें। वो जो इमरजेंसी कांटेक्ट डिटेल है उसका नाम, मोबाइल नंबर, रिलेशन, आपके कोई भी फैमिली का मेंबर ये हो सकता है, या कोई फ्रेंड भी हो सकता है जिसको कि आप उसमें नॉमिनेट करना चाहते हैं। और इसमें और को भी आप बनाना चाहते हैं कि आपने प्लेज की है, उसका भी नाम, मोबाइल नंबर आप भर सकते हैं। और कोई एनजीओ जिसने आपको प्रेरित किया
इंडिविजुअल का नाम जिसने प्रेरित किया या किसी इंस्टीट्यूशन जो कि प्रेरित करना है उसका नाम आप भरना चाहें तो भर सकते हैं। आधार, जब आप आधार डालते हैं तो कुछ चीजें ऑलरेडी भर के यहाँ पे आ जाती हैं पहले से, तो नाम वगैरह आपका पहले से आ जाता है, एड्रेस आ जाता है, तो ओटीपी भरेंगे और आप वेरीफाई करेंगे कि आप प्लेज कर देंगे और फिर ये ऐसा सर्टिफिकेट आपको दिखाई देगा, इसको आप डाउनलोड करेंगे तो ये ऐसा सर्टिफिकेट आपके मोबाइल पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप सबने ये प्रक्रिया कोरोना के सर्टिफिकेट के लिए अपनाई थी जो कि आरोग्य सेतु ऐप से था, लेकिन ये वेबसाइट है जो कि मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, noto.abdm.gov.in। सो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि प्लेज के लिए आगे आए। मृत्यु एक अवश्यम भावी है, मतलब ये डेथ इज एन इनएविटेबल ट्रूथ। मृत्यु से कोई बच नहीं सकता, हर किसी को मरना है, पर क्या हम मृत्यु के बाद भी लाइफ पॉसिबल है? कैन देयर बी लाइफ आफ्टर डेथ? तो हम लोग जो ऑर्गन डोनेशन प्रोग्राम्स की तरफ से बोलते हैं कि यस इट इज पॉसिबल, यू कैन लिव आफ्टर योर डेथ। सो व्हाई बर्न और बरी? क्यों हम जलाएं या क्यों हम दबाएं? क्यों ना हम अपने अंगों को डोनेट करें और जो जिंदगियां बचाएं। सो व्हाई वी बर्न और बरी व्हेन वी हैव ऑप्शन टू डोनेट एंड सेव लाइव्स। So do not take your organs to heaven, for heaven knows they are needed here. तो अंगों को हम ना ले जाएं, सिर्फ आत्मा हमारी, जो शरीर है हमारा वो नश्वर है, आत्मा हमारी चली जाती है, लेकिन उसको हम जलाने या दबाने की बजाय अगर उन अंगों को दान करके दूसरों का जीवन बचा सकते हैं तो आपके अंग भी दूसरों के अंदर जीवित भी रहेंगे और उनको एक नई जिंदगी भी देंगे। सो हम लोग कहते हैं डोनेट ऑर्गन्स सेव लाइव्स, अंग दान जीवन दान। एक आदमी खामोश होता है, सो एक खामोशी अनेक मुस्कान, आओ करें अंग दान। सो धन्यवाद। ये नोटो की जो मेन वेबसाइट है ये उसका नंबर है, लेकिन प्लेजिंग की वेबसाइट मैं पहले ही बता चुका हूँ, noto.abdm.gov.in, और 24/7 जो हेल्पलाइन नंबर है वो दोबारा यहाँ डिस्प्ले किया गया है, 1800-114770। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir. It was indeed a detailed presentation, yet very simple, ताकि हमारे बेनिफिशियरी सभी को समझ आई होगी कि ऑर्गन डोनेशन यानी अंगदान करना कितना ज़रूरी है और इससे वो कितनी जानें बचा सकती हैं। तो सर कुछ डाउट्स आए हैं हमारे चैट बॉक्स में, तो हम वो एक एक करके एड्रेस करते हैं। सर एक हमारे बेनिफिशियरी, एक व्यूअर ने पूछा है कि जो डोनर होता है, इज देयर एनी प्रिकॉशन ही और शी शुड टेक बिफोर द ऑर्गन ट्रांसप्लांट? Before the organ donation. Before the organ donation. Yeah. So basically जो अस्पताल जहाँ पे भी ट्रांसप्लांट होगा, वो जो डोनर होता है उसका पूरी तरह से जांच की जाती है। किसी भी अस्पताल की ये प्राइम जिम्मेदारी होती है कि डोनर पूरा फिट होना चाहिए, उसको किसी भी तरह की मेंटल इलनेस नहीं होनी चाहिए, मेंटल रिटार्डेड पर्संस का डोनेशन नहीं हो सकता, पूरी तरह हेल्दी होना चाहिए। ओनली ए हेल्दी एंड फिट डोनर इज अलाउड टू डोनेट ऑर्गन एज ए लिविंग पर्सन। सो वो अस्पताल जो जहाँ पे ट्रांसप्लांट हो रहा है वो पूरा डोनर का पूरी तरह से मेडिकल चेकअप करके जांच करके तो डोनेशन कराते हैं। और आजकल एक्सपर्टाइज हमारे देश में बहुत अच्छी है, तो डोनर को किसी तरह का रिस्क नहीं होता है और उनको कोई बाद में दवाइयां भी नहीं खानी पड़ती, जो कि ट्रांसप्लांट, क्योंकि वो तो डोनेट कर रहे हैं। जो ट्रांसप्लांट है उनको उनके अंदर जो ऑर्गन लगा है बाहर का वो रिजेक्ट ना हो जाए, उनको दवाई खानी पड़ती है, लेकिन डोनर को नहीं खानी पड़ती। तो डोनर को किसी भी तरह का, फिर भी डोनर ये है कि क्योंकि जब तक वो रिकवर नहीं कर रहा है तब तक उसको डॉक्टर्स जो प्रिकॉशन बताते हैं, क्योंकि जब तक वो पूरा उसका लिवर बन नहीं जाता, जब तक उसका किडनी के जो ऑपरेशन के बाद जो रूटीन में जो एक इन ऑपरेशन के बाद जितना पीरियड उसको रेस्ट वगैरह करना है, तो वो रेस्ट करना या लाइट वर्क करना है, तो जो डॉक्टर की एडवाइस से वो करें। तो एज सच डोनेशन में कोई रिस्क नहीं माना जाता। थैंक यू सर।
एक और सवाल पूछा है हमारे व्यूअर ने कि जो ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट है जिसको वो डोनेटेड ऑर्गन मिलता है उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी आज के डेट पे हम कोई एवरेज फिगर देते हैं, डज इट डिपेंड ऑन द इलनेस जिसकी वजह से वो हुआ है? वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर है। जैसे मैंने एक अपने टॉक के दौरान बताया कि एक व्यक्ति हैं जो पीजीआई चंडीगढ़, जो हमारा गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, उनके यहाँ पे 37 साल पहले उसका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था और वो आज भी पूरी तरह से स्वस्थ चल रहे हैं। तो कितना आप अपना बाद में कितनी प्रिकॉशंस लेते हैं, अपनी दवाइयाँ टाइम से लेते हैं, आपका सब बाकी लाइफस्टाइल अच्छा है, तो ऐसा कोई रीजन नहीं है। एक अच्छी एक अच्छे पीरियड तक एक रेसिपिएंट एक हेल्दी वे में जी सकता है। अभी पीछे ट्रांसप्लांट गेम्स हुए थे, हमारे बहुत सारे रेसिपिएंट्स इवन वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में, एथलीट्स में, इवन एक लड़का जो कि जिसको कि लंग ट्रांसप्लांट हुआ था, वो 24 साल का लड़का था। लंग ट्रांसप्लांट के बाद वो नाथुला जो चाइना बॉर्डर है वहां पे वो इवन राइड करके गया है, तो उसको वहां पे कोई दिक्कत नहीं हुई। तो एज ट्रांसप्लांट इज ए मिरेकुलस थिंग जो कि बड़े अच्छे रिजल्ट्स पर्टिकुलरली हमारे देश में आते हैं। हाँ, आपको अगर कोई कोमॉर्बिडिटीज है, आपको उनको कंट्रोल में रखना पड़ेगा, उनसे बचना, उनको दूसरी दवाइयों से अपने अपने लाइफस्टाइल को कंट्रोल रखना पड़ेगा। बहुत सारे जो खान पीने की जो भी एडवाइसेस डॉक्टर्स देते हैं तो उन सबको मानना पड़ेगा। तो अदरवाइज आप एक ट्रांसप्लांट के बाद एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, बहुत से लोग जी रहे हैं। थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन है रिगार्डिंग द आइडेंटिटी ऑफ द डोनर एंड द रेसिपिएंट। दोनों पॉइंट से पूछा गया है कि क्या डोनर या डोनर की फैमिली को बताया जाता है कि वो किसके लिए गया है आफ्टर द डेथ, अगर डोनेशन हुई है, कि रेसिपिएंट कौन रहा है, और क्या रेसिपिएंट को ये जानकारी दी जाती है कि आपको किसने ऑर्गन डोनेट किया था? नहीं, हमारे जो रूल बने हुए ट्रांसप्लांट के, उसके तहत जो भी डाटा है रजिस्ट्री में वो पब्लिक डोमेन में नहीं जा सकता। तो रजिस्ट्री में ये डाटा भी होता है कि किसने किसको ऑर्गन डोनेशन दिया है। तो वो क्योंकि दान एक तरह से हमारी परंपरा भी रही है कि दान हम ये देख करके नहीं देते कि हम किसको दे रहे हैं, वो तो एक सिस्टम से, कंप्यूटराइज से, वेटिंग लिस्ट के हिसाब से जाता है। तो ये एक दूसरे को जानने का एक प्रावधान हमारे रूल्स में नहीं है कि किसने दान किसको दिया या किसका ऑर्गन किसको लगा। लेकिन फिर भी कई बार मीडिया में लीकेज हो जाती हैं ये बातें, लेकिन हम इसको एनकरेज गवर्नमेंट की तरफ से नहीं करते हैं कि कोई भी ये पता करने की कोशिश करे कि मुझे किसका अंग लगा, या कोई भी ये जानने की कोशिश करे कि वो अंग उसका कहाँ पे गया। थैंक यू सर। एक क्वेश्चन हमारा वेंटिलेटर के रिगार्ड्स में है कि अगर कोई पेशेंट है जिसने ऑर्गन्स अपने प्लेज किए हुए हैं बट ही इज़ करेंटली ऑन वेंटिलेटर एंड इवेंचुअली अगर उनको ब्रेन डेड डिक्लेयर कर दिया गया, तो क्या वो ऑर्गन्स डोनेट कर सकते हैं या वेंटिलेशन की वजह से वो नहीं हो सकते माना जाता? नहीं, यूजुअली जो डेथ के बाद डोनेशन, मैंने बताया कि वो ब्रेन स्टेम डेथ सिचुएशन में ही ऑर्गन डोनेशन अभी कंट्री में पॉसिबल है। हालांकि कार्डियक डेथ के बाद भी डोनेशन कराने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन एक दो इंस्टीट्यूट में ही ये पॉसिबल हो पाया है और उसमें भी किडनी डोनेट कर पाए हैं। तो ब्रेन स्टेम डेथ के सिचुएशन में जब पेशेंट वेंटिलेटर पे होता है तभी ऑर्गन्स डोनेट होते हैं। तो वो तो सिचुएशन ही ब्रेन स्टेम डेथ की होती है, वेंटिलेटर पे ही पेशेंट होता है। लेकिन उसने चाहे प्लेज भी किया हुआ है, फाइनली जब तक फैमिली नहीं कंसेंट देगी, ऑर्गन डोनेशन इज नॉट कैनॉट बी डन, मतलब इट कैनॉट बी रिमूव्ड, ऑर्गन्स कैनॉट बी रिमूव्ड। सो कंसेंट ऑफ द फैमिली इज मैंडेटरी, consent of the near family members, like suppose it is a husband who is on ventilator, the wife's consent is mandatory. Wife is not available, then children's consent is mandatory. So like that. So consent, without consent you cannot remove any organ even if the person had pledged. So pledging is only to basically to express your wish, but we want that people should pledge and then inform their family also that I have pledged and I want you to fulfill this wish of me after I am gone. And I think it is the duty of the family that they should fulfill the wish of the person who had pledged.
So they should agree to it. They should, because they are not doing it for themselves. They are doing it for the person who had pledged for his organ donation. थैंक यू सर। सर एक सवाल है कि जैसा आपने बताया प्रेजेंटेशन में कि कुछ हॉस्पिटल्स हैं जहाँ ट्रांसप्लांट सर्जरीज होती हैं और कुछ हैं जहाँ दे आर रजिस्टर्ड टू हार्वेस्ट दी ऑर्गन्स, तो इनकी कोई लिस्ट है जो पब्लिक को अवेलेबल हो सकती है? ये लिस्ट हमारे नोटो की वेबसाइट पे है और अवेलेबल है। किस ऑर्गन, कौन कौन से ऑर्गन ट्रांसप्लांट की सुविधाएं वहाँ अवेलेबल हैं वो भी उस पे डिस्प्लेड है। तो किस अस्पताल में कौन से ऑर्गन ट्रांसप्लांट का है, वो जो हमारे नोटो के नेटवर्क से जुड़े अस्पताल हैं उन सब की लिस्ट नोटो की मेन वेबसाइट, जो कि यहाँ अभी स्क्रीन पे नजर आ रही है, noto.mohfw.gov.in, इस पर अवेलेबल है। थैंक यू सर। सर हमने प्रेजेंटेशन के इनिशियल पार्ट में आपने एज के बारे में बताया था कि अगर लाइव है इंसान तो 18 से ऊपर की एज में वो डोनेट कर सकता है, बट पोस्ट डेथ यानी पोस्ट ब्रेन स्टेम डेथ एज की कोई लिमिट नहीं है, तो क्या बच्चों के ऑर्गन्स भी पोस्ट ब्रेन स्टेम डेथ यूज होते हैं? हाँ बिल्कुल हुए हैं, और मतलब अभी हमारे देश में लगभग 3 हफ्ते के भी बच्चे के ऑर्गन डोनेट हुए हैं और उनकी दोनों किडनी जैसे एक बच्चे को लगा दी गई। तो ऐसे ऑर्गन डोनेशन डेथ के बाद जो हो रहा है उसमें कोई एज लिमिट नहीं है, ना अपर एज लिमिट है ना लोअर एज लिमिट है। डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं क्या वो ऑर्गन सुटेबल हैं। इफ दे आर सुटेबल दे कैन बी डोनेटेड। थैंक यू सर। तो हमारे चैट बॉक्स के क्वेरीज हमने ऑलमोस्ट सारे कवर कर लिए हैं, तो वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज प्रेजेंटेशन। मैं सारे बेनिफिशरीज और हमारे व्यूअर्स को ये भी बताना चाहती हूँ कि CGHS ने भी अपने यूनिट्स में, अपने वेलनेस सेंटर्स में, अपने AD ऑफिसर्स के थ्रू ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस रिलेटेड एक्टिविटीज़, ब्लड डोनेशन कैंप्स वगैरह प्लान किए हैं। अपने रिस्पेक्टिव सिटी में आप इसकी डिटेल अपने वेलनेस सेंटर से या AD ऑफिस से प्राप्त कर सकते हैं। ऑन दैट नोट सर, आई थैंक यू फॉर गिविंग अस सच अ डिटेल्ड एंड एक्सलेंट प्रेजेंटेशन। On behalf of CGHS and the beneficiaries, I thank you, sir. I thank all the audience and beneficiaries for being an active participant in this presentation. And till we meet again next week with another topic related to health, take care. Thank you. Thank you so much. Thank you.